हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जो केवल भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही नहीं बल्कि विश्व की विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर की जाएगी। दुनिया के अनेक प्रकार के देश जिसकी जिस तरह की अर्थव्यवस्था होती है वैसा ही उस देश की पहचान होती है। आज पूरे विश्व का एक पावरफुल कंट्री, एक शक्तिशाली देश अमेरिका को माना जाता है, जबकि अगर मैन पावर के हिसाब से आप देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन पावर इंडिया में है। परंतु आज अमेरिका सिंगल इकलौता सुपर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? उसकी अर्थव्यवस्था, उसका इकोनॉमिकल मैनेजमेंट। तो आज हम दुनिया के कई सारे देशों के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उन अर्थव्यवस्था के क्या आधारभूत सिद्धांत हैं, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द काइंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मेनी अदर आल्सो कंट्री। तो दुनिया के अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जिसका हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसका हेडिंग होगा, उल्लेख होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नाम से ही लग रहा है, यहाँ विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख किया जाएगा। इसको हम हिंदी में कहेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे पहले इसका एक सामान्य अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। उस लास्ट वीडियो को आप जरूर देख लें। वहाँ हमने कहा था कि इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही एक भाग है, और जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ सेंट्रल इकोनॉमिक्स या सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, दूसरा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, दूसरा मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था का हमने चर्चा किया था। आज हम विश्व की शासन प्रणालियों के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों से निर्धारित होती है, और इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। परंतु अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें विश्व की अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के अर्थव्यवस्था दिखाई देते हैं, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से लग रहा है कि जब 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को जिस भारत के संविधान को स्वीकार किया गया, लागू किया गया, उसके प्रथम सरकार के नेतृत्वकर्ता पंडित नेहरू ने जिस अर्थव्यवस्था पर काम किया, बल दिया, वह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। इसके क्या गुण हैं, क्या सिद्धांत है, क्या लक्षण, इसका हम अध्ययन करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि होती है तो यह एक उदार दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है। इसे हम
उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगर मैं भारत के संदर्भ में इसका उल्लेख करूं तो आपको याद है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पंडित नेहरू ने जिस समाजवादी अर्थव्यवस्था पर काम किया वह 1990 तक आते आते विश्व की बाजार के साथ अपने आर्थिक व्यवस्था को जोड़ने का प्रयास किया गया और 1990-91 में हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। और आप जानते हैं कि भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो एक महान अर्थशास्त्री के साथ साथ एक उदारवादी विचारधारक भी माने जाते हैं। और जब ये व्यवस्था एक जगह से समाप्त होती है और दूसरे व्यवस्था के रूप में आती है तो इसका एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई देता है, यानी ना तो पूरी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह उदारवादी, बल्कि इन दोनों का अगर मिश्रण है, इन दोनों के लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से इसे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से आर्थिक क्रियाओं का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का निर्धारण किया जाता है। इसी कड़ी में जब उदारवादी अर्थव्यवस्था सर्वोच्चता की ओर बढ़ती है, जब उदारवादी अर्थव्यवस्था सर्वोच्चता की ओर बढ़ती है, तब वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब आप इसका थोड़ा सा यहाँ मैं अंतर करूँ, अभी मैं सबका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करूँगा कि वास्तव में समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब थोड़ी स्वतंत्रता की मात्रा, किस स्वतंत्रता में, निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि होती है, तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था ही उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में आती है। जब समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उदारवादी अर्थव्यवस्था का एक मिश्रण होता है, जब निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। परंतु जब यह उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनी सर्वोच्चता की ओर बढ़ने लगता है तो यह अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में काम करती है। तो ये मेन बेस थे। परंतु इसके साथ साथ जैसे आप कुछ देश अपने संसाधनों से, स्रोतों से ही अपनी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण संचालन करना पसंद करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। इसे हम कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था, जहां पर आयात निर्यात की प्रक्रिया शून्यता की ओर बढ़ने लगती है। वहीं इसके ठीक विपरीत अगर मैं यहाँ इसको एक चार्ट और ले लेता हूँ, इस चार्ट के जस्ट आगे का ये चार्ट है, तो इसको आप बंद अर्थव्यवस्था का अपोजिट अगर कहेंगे तो आप पूंजी ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, इसको आप कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। निश्चित है खुली अर्थव्यवस्था शब्द से ही ये अर्थ निकल रहा है कि जहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगती है। इसके साथ साथ कभी कभी आप कहते हैं कि विकसित देशों की एक अर्थव्यवस्था है, उनके कार्य का एक प्रक्रिया है। विकसित देश किस तरह से आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में उनके भी कुछ गुण और लक्षण हैं तो आप क्या कहेंगे, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, इसी प्रकार से अगर विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है तो निश्चित है कि विकसित देश का एक मानक है, तो एक विकासशील देश की भी क्या है, एक मानक है। तो आप कह सकते हैं कि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था। भारत जैसा देश विकासशील देश में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूती ला रहा है। लेकिन वही दुनिया के अभी भी खासकर अफ्रीकी देशों में या लैटिन अमेरिकी देशों में या एशिया के भी तमाम सारे दक्षिण एशियाई कंट्री के रूप में बहुत से देश ऐसे हैं जो अत्यंत पिछड़े हुए देश हैं, जहां आधारभूत समस्याएं अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में है, जहां गरीबी, पिछड़ापन, परंपरावादी तमाम सारे रूढ़वादी प्रक्रिया हैं, यानी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था से बिल्कुल दूर हैं। आप क्या कहेंगे, अल्प विकसित।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से आप अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के परिस्थिति से प्रभावित होती है और ये परिस्थितियां कोई एक कारक नहीं है। इन परिस्थितियों का जो निर्माण होता है उस देश के अनेक कारकों से मिलकर होता है और जिसमें राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक आदि अनेक कारक मिलकर इन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं दिखाई देती हैं, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी नाम से ही लग रहा है जहां आयात निर्यात की प्रक्रिया शून्यता की ओर बढ़ने लगती है। ओपन इकोनॉमी जो बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर काम करती है। विकसित देश जो एक आर्थिक रूप से मैनेज करके अपनी अर्थव्यवस्था को संचालन करने में सफल होते हैं। तो निश्चित है विकसित देशों की अर्थव्यवस्था और भारत जैसा विकासशील देश जो तेजी से विकसित देश का मुकाबला करने की ओर अग्रसर है, विकासशील देश, और दुनिया के अत्यंत पिछड़े हुए देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था। तो इसका हम बृहद रूप से, ब्रॉडर रूप से विश्लेषण करेंगे, एक एक का बृहद रूप से उल्लेख करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, पहला हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। पहले विश्लेषण का हमारा आधार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मित्रों, एक ऐसा शब्द है समाजवाद। मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसका बड़ा बृहद रूप से उल्लेख किया था कि जब प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया था तो वहाँ भी मैंने आपको एक बड़ा स्पष्टता से है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्रस्तावना के समाजवाद शब्द को अगर आप एक बार फिर से अध्ययन कर लें तो मैं इस पर बड़ा डिस्क्रिप्टिव अध्ययन किया था वहाँ। तो वास्तव में समाजवाद क्या है, पहले मैं इसका एक संक्षिप्त बात कह दूं। आज तक दुनिया के सारे विद्वानों ने मिलकर समाजवाद की कोई ऐसा सिंगल डेफिनेशन नहीं दिया जिसको दुनिया की हर एक विद्वान बिना किसी बाधा के स्वीकार करते हों। लेकिन फिर भी समाजवाद क्या है? यह एक आर्थिक क्रिया है। समाजवाद का संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, आर्थिक गतिविधियों से है, और ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो समानता की स्थापना पर बल देती हैं, जो भेदभाव को कम से कम होने पर स्वीकार करती हैं, जिसमें राज्य या शासन का अधिकतम नियंत्रण होता है, जिसके कारण से व्यक्तिगत निर्णय लेने की अवधारणा सीमित हो जाती है, स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरों का क्या मजदूरी दर होगा, सरकार निश्चित करेगी। एक न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित कर देगी, इससे कम देने पर सरकार दंड भी दे सकती है। वस्तुओं का क्या मूल्य होगा, एक न्यूनतम वस्तु मूल्य निर्धारित सरकार करेगी, उससे कम करने पर सरकार दंड देगी। तो इसका मतलब है, संक्षेप में आप याद कर लीजिए, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जहां शासन या सरकार का हस्तक्षेप अधिकतम होता है, निर्णय की प्रक्रिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा सीमित होती है, कम होती है, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो समानता की स्थापना लाना चाहती है, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ, जीवन जीने के जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी उपलब्धता की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शासन या सरकार की होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमने 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जिस राजनीतिक व्यवस्था का गठन किया, उसमें हमने आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ही बल दिया, और एक लंबे समय तक भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना थी। दूसरा अर्थव्यवस्था हम आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, उदारवादी अर्थव्यवस्था, या इसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। उदारवादी अर्थव्यवस्था। मित्रों, नाम से ही लग रहा है, मैं आपसे अगर पूछूं गांधी जी कैसे नेता थे, आप यही कहेंगे बहुत उदार नेता थे, कारण सबकी सुनते थे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार देते थे। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक क्रिया पर बल देता है जिसमें शासन या सरकार का हस्तक्षेप बहुत सीमित होता है और व्यक्तिगत निर्णय की अवधारणा अधिकतम होती है। आप कह सकते हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन
निजीकरण को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है और न्यूनतम हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या करती है, वृद्धि करती है। और इसको मैं आपसे एक कह दूं कि यही उदारवादी अर्थव्यवस्था जब पीक की ओर बढ़ती है, चरम की ओर बढ़ती है, सर्वोच्चता की ओर बढ़ती है, तो यही उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या बन जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आप कह सकते हैं भारत में 1991 में उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और आप कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं, इनको इसका जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक क्रियाओं को फ्लेक्सिबिलिटी देकर विश्व की बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश भारत में किया। 40 टन सोना जो भारत के द्वारा ब्रिटेन के पास गिरवी रखा गया, अपने इसी पूंजी के निवेश के बल पर उन्होंने वापस लाया और भारत की आर्थिक स्थिति को काफ़ी अग्रसरित करने का प्रयास किया। अब हम आते हैं मित्रों मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम से ही लग रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। नाम से ही मिश्रित मतलब मिला जुला, तो वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था में याद करिए समाजवादी जिसको मैंने पहला उल्लेख किया है, उदारवादी। अगर आप समाजवादी और प्लस उदारवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिला देंगे तो आपका इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जब समाजवादी और उदारवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिश्रण कर दिया जाता है तो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था में है। इसमें प्राइवेटाइजेशन का भी काफ़ी भूमिका होती है और सरकारी हस्तक्षेप भी होता है और आप कह सकते हैं वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही जानी जाती है। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का एक सम्मिश्रण होता है और दोनों मिलकर इसको कार्य करने का प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक देश आपसे पूछा जाता है, तुरंत आपका नाम आता है क्या, अमेरिका आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। अभी भारत में आपने देखा होगा राफेल विमान हमने फ्रांस से खरीदा है और आपको पता होगा कि फ्रांस की सरकार इसकी डील करने में मीडिएटिंग करती है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, निजी क्षेत्र से आते हैं। क्या भारत में निजी क्षेत्र में जहाज बनाने का, अरे निजी क्षेत्र में छोटे छोटे बंदूक बनाने का भी अधिकार नहीं है, तो जहाज कहाँ से बनाया जा सकता है। तो ये कारण है कि अभी हमारे देश में अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, शासन या सरकार का नियंत्रण हस्तक्षेप कुछ न कुछ बना हुआ है। तो निश्चित रूप से मित्रों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब उदारवाद अपने चरम की ओर बढ़ जाता है, यानी निर्णय की प्रक्रिया में ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ने का प्रयास सर्वोच्चता के रूप में करती है, जहां पर स्वतंत्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है, शासन या सरकार के हस्तक्षेप बहुत सीमित हो जाते हैं और निश्चित रूप से ऐसी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता सर्वोच्च होती है। निजीकरण के द्वारा अधिकांश कार्यों का संचालन होता है, शासन का हस्तक्षेप एक सीमित रूप में होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम आते हैं क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था नाम से ही लग रहा है, एक चीज आप याद कर लीजिए, बंद अर्थव्यवस्था और ओपन इकोनॉमी, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा आधार है, ये दोनों का ओपन इकोनॉमी और बंद अर्थव्यवस्था, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आ सकता है, आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात। आयात निर्यात की प्रक्रिया जब शून्य स्थिति में आ जाती है, जीरो सिचुएशन पर आ जाता है, जब अपने ही सोर्सों से आर्थिक क्रियाओं का अधिकांशतः संचालन होता है, तब ऐसी आर्थिक व्यवस्था को हम क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी या बाजारीकरण का प्रभाव होता है, वह एक खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगा। परंतु इसके ठीक विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य की ओर होती हैं। याद करिए इन दोनों में जो बड़ा अंतर क्या है, आयात निर्यात की स्थिति जब शून्य की ओर होगी तो बंद अर्थव्यवस्था आ जाएगी, और जब ये खुली रूप में ओपन बाजार अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में होगी तो यह क्या हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी। इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करता है। तो इस तरह से बंद अर्थव्यवस्था क्या है, क्लियर हो गया। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात की गतिविधियां शून्यता की ओर होती हैं, या इसके अंतर्गत समस्त निर्णय
शासन या सरकार के ही द्वारा ले लिया जाता है और उन निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी सभी प्रकार के संस्थाओं की होती है। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी एक प्रकार से उदारवादी अर्थव्यवस्था, बाजारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जहां पर आयात निर्यात को संचालित करने के लिए काफ़ी हद तक सरकारी हस्तक्षेप शून्यता की ओर बढ़ जाता है, अर्थात आयात निर्यात का संचालन निजी क्षेत्र के अपेक्षा के अनुरूप होता है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। अब हम आते हैं विकसित देश की अर्थव्यवस्था। वास्तव में डेवलप कंट्री, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था आप दुनिया के सबसे सर्वाधिक सॉलिड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट विकसित देशों की अर्थव्यवस्था ही है। विकसित देश की अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश जहां उच्च स्तर पर औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव दिखाई देता है और तकनीकी क्षमता सर्वोच्चता के साथ होती है, जहां पर टेक्नोलॉजी हर कार्य की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक निर्णय की प्रक्रिया निजी क्षेत्रों को सौंप दी जाती है, तो तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र की जो सहभागिता होती है विकसित अर्थव्यवस्था में, वह सर्वाधिक होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र की प्रधानता होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है, जहां पर फ्लैक्चुएशन बहुत कम होता है। आप भारत जैसे विकासशील देश में देखिए, कभी हमारी मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत अच्छी हो जाती है। तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा करती है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों की अपेक्षा फ्लैक्चुएशन एक सीमित दायरे में होता है। और अब हम आते हैं भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो वास्तव में विकासशील देश क्या हैं, कैसे हैं, इसको आप जान सकते हैं, जहाँ पर आधुनिकता भी है, परंपरावादिता भी है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम NA, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के कम हो जाती है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाता है, तो निश्चित है, परंतु आर्थिक विकास उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है। विकास की ओर अग्रसर तो है, परंतु जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वह क्या है, वह कम हो जाती है। तो अर्थात विकासशील देश विकसित देश के मॉडल को अपने आइडियल मॉडल के रूप में स्वीकार करके अपने आर्थिक क्रियाओं को गति देने का प्रयास करते हैं। गति देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सपोज भारत में अभी टेक्नोलॉजी के रूप में 4G सिम जनरली यूज होता है, लेकिन कुछ विकसित देश ऐसे हैं जहां पर 5G यूज हो चुका है। तो अब हमारा जो पहला टारगेट होगा, हम 5G को, तो ये तकनीकी रूप से विकसित देश की अर्थव्यवस्था बड़ी सॉलिड होती है और उनके द्वारा जो तकनीकी आदर्श होता है उसको हम अपना मॉडल मान के उस अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में अगर हम आते हैं अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था नाम से ही लग रहा है, ऐसे देश बहुत अधिक परंपरावादी होते हैं, ऐसे देश आधुनिकता के सपोर्ट में बहुत कम होते हैं। तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम दोनों बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत अधिक कम हो जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर, कम तो यहाँ भी होती है लेकिन बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भारत आप देख सकते हैं करोड़ों लोग बेरोजगारी के दर से, जब कभी रोजगार भत्ता का नाम आता है लाखों लोग लाइन में फॉर्म भरने के लिए आ जाते हैं। तो जहाँ पर बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी,
गरीबी होगा तो कुपोषण होगा, खान पान सही नहीं होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और निश्चित है गरीब लोगों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा भी बड़ी कमज़ोर होगी। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं, जहां गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और वहां अपराध की मात्रा भी बढ़ेगी, आधारभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो जाता है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के नाम से जाते हैं। तो इस तरह से हमने विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था का यहाँ हमने उल्लेख किया, और इसको अगर आप अच्छे से कंसेप्ट में तैयार कर लें तो विश्व की तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी, और शायद परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसको आप कम से कम 2 बार दोहराकर इस सारे टेक्नोलॉजिकल वर्ड को हमने बड़ी सरलता के साथ आपको प्रेजेंट की है, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था से लेकर अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि चाहे आप कभी इकोनॉमी का विषय लिए हों या न लिए हों, अगर आप लगातार इस वीडियो को बने हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि प्रत्येक वीडियो सीरियल के अनुसार आपको मिलता रहे। तो आज इंडियन इकोनॉमी का ये क्लास यहीं पर अब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर अध्ययन करेंगे, और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी समाधान करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और निश्चित रूप से आप जो निवेदन है अधिक से अधिक अपने इस शेयर की प्रक्रिया को अधिक से अधिक बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।